हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सीरीज में, जिसमें अपन ने स्टार्ट कर रखा है 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। और आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। इसके पहले अपने 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग अपना चैप्टर का आधे से ज्यादा पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसको देखें, ताकि आपको पहले का टॉपिक समझ में आए और उसके बाद में ये कुछ टॉपिक आपको समझ में आएंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके पिछले लेक्चर तक अपन ने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है। आज अपने पास जो नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले अपन ने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी, एक तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में, वो कर लिया अपन ने कंप्लीट। इसके अलावा दूसरा अपन ने कर लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके अपन ने पहले थ्योरी समझी, फिर फॉर्मूला देखा और उसके बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल भी अपन ने देखे। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखिए, ताकि अपन ये तीसरा जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट अपने को वो समझ में आए। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का मतलब होता है कमी। क्यों आती है? सबसे पहले तो देखो, अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आती। फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor phase in the solid phase। देखिए क्या मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का। जैसा कि पिछली बार अपन ने बात करी थी कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 atm। तो इसी तरीके से फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, जमना। तो जैसे कोई लिक्विड मान लीजिए किसी सॉलिड में जमेगा, तो वो कौन से टेम्परेचर पे जमेगा, जब इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन लिखी है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एक अपन अगर थोड़ा सा इसको देखना चाहें तो देखो, अपने को पता है कि सबसे कम जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड का होगा। मैं मान लेता हूं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और इसको गैसियस वेपर प्रेशर मान लेते हैं, ये 1 atm जिसको अपन बोलते हैं। अब देखिए लिक्विड क्या होगा, लिक्विड सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर जैसे होगा, तो इस जो टेम्परेचर होगा इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लिक्विड प्योर है तो अपन इसको क्या मानते हैं, इसको अपन मान लेते हैं TF0 मान लेते हैं। इसको अपन क्या मान सकते हैं, TF0। इस टेम्परेचर को क्या मान सकते हैं, TF0। एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग। अब जैसे ही अपने को पता है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाला जाता है, तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर अगर किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऊपर से कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाला जाएगा तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी। तो जैसे ही मान लेते हैं अपन इस लिक्विड में कोई सॉल्यूट डाला तो इसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई, और वो अपन मान लेते हैं कि वो वेपर प्रेशर कम होके कितना हो गया, लगभग इसके बराबर आ गया, यहाँ तक आ गया वो, मान लेते लगभग, मान लो इतना आ गया वो। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट में ये होगा कि अपने को जो टेम्परेचर है वो यहां से यहां तक लेके जाना है। तो देखो पहले टेम्परेचर यहां से यहां तक आ रहा था, अब टेम्परेचर यहां से यहां तक आएगा। तो ये टेम्परेचर कम हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई, कमी आ गई। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन, ये अगर मान लीजिए सॉल्यूशन बन गया एक, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट को अपन TF बोले, तो TF जो होगा वो TF0 से क्या हो जाएगा, कम। तो अगर मैं TF0 में से TF निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो डेल्टा TF आता है इसी को मैं क्या नाम देता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही अपने पास क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चीज अपन ऐसे एक जनरली तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। इसी का नाम क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। FPT फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास ये प्योर लिक्विड था, ये जिसका वेपर प्रेशर इतना था, उसमें जैसे ही अपन ने कोई सॉल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो गया,
ऊपर से नीचे ले जाने पर पहले जो वेपर टेम्परेचर था उसको अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट नाम दिया। अब जो सॉल्यूशन बना है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF है, जो कम हो गया, देखने से पता भी लग रहा है। और कितना कम हुआ है, वो इतना कम हुआ है। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। और आप देख रहे हैं कि इतना ही कम क्या हुआ है, इतना ही कम प्रेशर हुआ है, वेपर प्रेशर। तो पिछली बार की तरह अपने को ये भी पता लग गया कि डेल्टा TF जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा P के। पिछली बार भी अपन ने देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वेपर प्रेशर में चेंजेस के बराबर हो रहा है, और फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आ रहा है वो भी किसके बराबर हो रहा है, वेपर प्रेशर के चेंजेस के बराबर। तो इसको अपन एक जनरली ग्राफ से अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा देखो अपने को एक एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखी है, उससे भी अपन इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ग्राफ क्या कहती है, देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनी हुई है एक। तो अगर आप ऑथेंटिक ग्राफ की बात करें या ऑथेंटिक ग्राफ को देखना चाहे तो वो कुछ ग्राफ इस तरीके से दे रखी है। वो तो अपना एक जनरल तरीका हो गया समझने का। और अगर आप ग्राफ एनसीईआरटी ग्राफ से समझना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा इस तरीके से दे रखा है, ऐसे करके। यहां से अपन इसको एक टेम्परेचर यहां से बना रखा है और एक टेम्परेचर यहां से बना रखा है। इस तरीके से ऐसे कुछ करके। तो देखिए अगर मैं इधर क्या ले टेम्परेचर ले, इधर मान लीजिए अपन अगर टेम्परेचर लेते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, और इधर क्या लिया जाए, वेपर प्रेशर लिया जाए, तो अपने को पता लग रहा है कि देखिए ये जो है वो तो हो जाएगा अपना क्या, इसको तो बोलते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। ये हो जाएगा अपना प्योर सॉल्वेंट, और ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको अपन क्या लेते हैं, TF। और जो सॉल्वेंट है प्योर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या लेंगे, TF नॉट। तो देखो इससे साफ पता लग रहा है कि TF क्या है, लेस देन TF नॉट है, यानी TF नॉट क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो गैप होगा इसी को अपन ने क्या नाम दिया, डेल्टा TF। और इस ग्राफ में भी डेल्टा TF बराबर क्या हो रहा है, TF नॉट माइनस TF। तो इसको अगर अपन एक ऑथेंटिक ग्राफ से समझना चाहे तो एनसीईआरटी का ग्राफ ये, इससे भी समझ सकते हैं। और वैसे जनरली तरीके से अपन इसको समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। अब अपने को पता है कि पिछली बार की तरह ही सेम, जिस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरीके से प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलिलिटी के। तो अपन अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो अपना आएगा डेल्टा TF प्रोपोर्शनल M। आप अगर प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन बोलते हैं KF। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे तो अपने पास यहाँ जो है M, तो वही पिछली बार की तरह क्या हो जाएगी, मोलिलिटी। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। FPT लिख देता हूं मैं इसको। और इस KF को अब की बार बोला जाता है डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट। या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जैसे उधर अपन ने लिखा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसी तरीके से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उधर उसका एक नाम था इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसको इधर क्या बोला जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये कुछ इसके नाम हो गए। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पिछली बार की तरह ये भी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको अगर अलग अलग सॉल्वेंट दिए जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, अलग अलग।
लेकिन फिर भी अपन आइस के लिए या वाटर के लिए इसको ध्यान रख सकते हैं। देखो वाटर या आइस के लिए कितना होगा, ये होता है 1.86 यूनिट लगाएंगे तो वही केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो पिछली बार की तरह ये दो बातें अपने को याद रखनी है यहाँ, एक तो इसकी यूनिट भी वही है सेम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और एक वाटर के लिए अपन इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं 1.86 केल्विन किलोग्राम पर। और एक चीज अपन ये याद रख सकते हैं कि ये जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो इस तरीके से डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ एम। पर अपने को तो क्या चाहिए, अपन तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपन जो ऊपर से सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका क्या निकाल सके, मोलर मास निकाल सके। तो अगर अपन फाइनली मोलर मास के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां से क्या बन जाएगा अपने पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के एफ, मोलैलिटी क्या होती है अपने को पता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वही पिछली बार की तरह ही सेम, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000। तो ये फॉर्मूला आप कसम खा लीजिए कि भूलेंगे नहीं, और वही कसम अपनी खाना भाई मेरी मत खाना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास एक आ जाता है जो बिल्कुल उसी के जैसा है। इसमें भी सब कुछ वही है, सेम चीज है। क्या डेल्टा टी एफ तो क्या हो गया, डिपर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, के एफ क्या हो गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, डब्ल्यू बी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से एम बी क्या हो गया, वेट ऑफ, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं इसको आप। तो एम बी क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल डब्ल्यू अपना जो फाइनली होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से अगर आपको वापस अगर ये फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन में ये डाटा मिल जाए तो आराम से आप इनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे जनरली अपन क्या निकालते हैं, मोलर मास ऑफ क्या निकालते हैं, सॉल्यूट निकालते हैं। तो इस तरीके से आप एम बी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक अपना डिपर्जन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया कंप्लीट। इसके अलावा देखो दो फॉर्मूले और होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, केबी और के एफ की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। केबी और के एफ क्या होता है, देखो वो होता है आर एम ए टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच वी ए पी वेपराइजेशन। क्या मतलब है इसका, एक के एफ का फॉर्मूला भी देख लो पहले, क्या होता है आर एम ए टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच एफ यू डबल एस यानी फ्यूजन। तो ये दो फॉर्मूले और याद रखेंगे आप। ये कब काम आएंगे, जब आप केबी निकालना चाहें और आपको ये कुछ डाटा दे रखा हो तो, और के एफ निकालना चाहें जब आपको कुछ ये डाटा दे रखा हो। इसमें कौन सी चीज क्या है, वही केबी तो क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पे, आर अपने पास हो जाता है गैस कांस्टेंट। एम ए क्या है यहाँ पे, एम ए जो है वो है अपने पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टीबी क्या है आपको पता है, टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से वो सेम इसमें ये डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसका मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम चीज इसमें भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफ यू डब्ल्यू एस फ्यूजन। तो लेटेंट हीट क्या होती है, ये सब अपन 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये कुछ डाटा दे रखा है तो इससे भी आप डायरेक्ट केबी और केएफ की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये अपना फ्रीजिंग पॉइंट का, डिपर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक था वो भी खत्म हो गया। देखो एक क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप यहाँ से। क्या कह रहा है, 1.80 ग्राम ऑफ सोल्यूटिव वाज डिसॉल्व इन 62.5 सेमी क्यूब ऑफ इथेनॉल and freezing point of this solution was found to be 155.1 Kelvin. The molar mass of solute A is, यानी अपने को क्या निकालना है, वही मोलर मास, अभी पीछे वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी कैपिटल डब्ल्यू, अगर ग्राम में दे रखा है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000।
तो अगर आपको इतनी सारी चीजें ये मिल जाए, इसमें जो डाटा दे रखा है वो, अगर अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है फाइनली क्या है, एमबी निकालना है, ये निकालना है। तो अगर अपने को 1 2 3 और ये 4, ये चारों चीजें अगर अपने को यहाँ से मिल जाए तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या क्या इसमें दे रखा है। सबसे पहले बात करें 1.80 ग्राम ऑफ सोल्यूट। 1.80 ग्राम ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि अपने पास आ गया WB। तो WB कितना है 1.80 ग्राम। एक चीज मिल गई देखो अपने को। और क्या है, डिजोल्व इन 62.5 सेमी क्यूब ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का वॉल्यूम दे रखा है, इथेनॉल कौन है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम दे रखा है, यानी VA अपने को दे रखा है एक तरीके से। कितना दे रखा है 62.5 सेमी क्यूब। मैंने आपको कितनी बार बता दिया सेमी क्यूब का मतलब क्या हो गया, ml, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ml। इथेनॉल एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टू बी 155.1 केल्विन। यानी ये पहले तो कितना होता है 156 और उसके बाद में डिक्रीज होके कितना हो जाता है 1.5 155.1। तो अपन यहाँ से डेल्टा TF निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, ये जो TF नोड दे रखा है उसमें से क्या निकाल दो, TF निकाल दो, तो क्या आएगा 156.0 केल्विन माइनस 155.1, तो बराबर ही आ जाएगा 0.9 केल्विन आ जाएगा। तो देखिए अपन को डेल्टा TF भी मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, KF की वैल्यू दे रखी है, देखो ये, तो KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.00, वही यूनिट देखो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसको याद रखना, ये यूनिट काम की है। ये भी मिल गया सर। अब क्या चाहिए अपने को, ये कैपिटल W चाहिए। अब देखिए अपने को सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा, वेट नहीं दे रखा, तो अपन जानते हैं देखो डेंसिटी भी दे रखी है यहाँ। तो अपने को तो फाइनली क्या चाहिए, WA चाहिए। तो WA कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट, यानी मैं सॉल्वेंट के वॉल्यूम से डेंसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वेट आ जाएगा। तो यहां से मैं अगर निकालू इसका वेट तो क्या आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी कितनी है 0.80। तो ये अपने पास क्या आ गया, वेट आ गया। बस अब क्या करना है, इन सब वैल्यू को यहाँ पुट कर दे और आंसर निकाल ले। तो डेल्टा TF तो कितना आ गया 0.9 इज इक्वल टू KF कितना आ गया 2 इंटू W भी कितना दे रखा है ये 1.80 इंटू 1000 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा MB अपने को निकालना ही है भाई, क्वेश्चन में पूछा है ना कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, और मल्टीप्लाई बाई ये कैपिटल W जो आपने नीचे निकाला, ये आ गया 62.5 मल्टीप्लाई बाई 0.80। तो इसको अब आप आराम से सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको MB की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा फाइनली, इसको आराम से आप निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सवाल कौन से में आया है, JEE मेंस 2022 में आया हुआ है। तो सवाल मैंने कई बार बोला है आपको, सवाल किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो, अगर कंसेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है, तो आप डाटा उठा के फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपनी खत्म हो गई, RLVP हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, लास्ट अपना क्या बच गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा, इट इज द प्रेशर विच डेवलप्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा तब अपने को ऑस्मोसिस समझ में आएगा। तो देखो इसको अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई 2 सॉल्यूशन है इस तरीके से, इस तरीके से मान लेते हैं अपने पास कोई 2 सॉल्यूशन है और वो दोनों किससे कनेक्ट है, एक ट्यूब से कनेक्ट है। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, इस तरीके से। और ये जो ट्यूब है इसमें क्या लग रही है, SPM लग रही है। SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मान लेते हैं कोई मेम्ब्रेन लग रही है, ये क्या है SPM। SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ जिससे खाली सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो ही क्या कर सकते हैं, इससे पास हो सकते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि इस तरीके से अपने पास 2 सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है ऐसे और इसमें एक है।
तो मान लेते हैं कि एक बार के लिए इन दोनों में क्या प्योर वाटर है। अब इसमें जो प्योर वाटर है इसका मतलब तो ये सिर्फ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। खाली मतलब इसमें क्या है, प्योर वाटर। इसमें आपने क्या किया, सॉल्वेंट में थोड़ा सा ऊपर से मान लीजिए नमक डाल दिया या कुछ इंप्योरिटीज डाल दी, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। यानी मतलब इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, यानी ये क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अपने को पता है सॉल्यूशन है अगर, तो उसमें सॉल्यूट है तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेटेड है। अरे ये कैसा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लो कंसंट्रेटेड। तो देखिए क्या मतलब है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट से वाटर के मॉलिक्यूल का या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की तरफ एसपीएम के थ्रू पास होना, क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। यानी वाटर के मॉलिक्यूल, भाई दोनों में देखा जाए रिलेटिवली तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ है, यहाँ। इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल है पर इसमें क्या है, सॉल्यूट भी आ गया, तो रिलेटिवली देखा जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा कहाँ है, यहाँ। तो अपने को भी पता है कि कोई भी चीज जब फ्लो होती है तो हमेशा हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ फ्लो होती है। चाहे चार्ज देख लिए, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। एयर प्रेशर जब लगता है तो हवा भी किधर से किधर फ्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो कोई भी अपनी हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ ही फ्लो होता है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर के मॉलिक्यूल कैसे फ्लो होंगे, ऐसे ही फ्लो होंगे। यानी वाटर के मॉलिक्यूल का फ्लो क्या होगा, ये वाला फ्लो होगा। तो अगर मैं बात करूं कि वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो जो होगा, यानी फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, तो या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। या फिर सॉल्वेंट का अपनी हायर कंसंट्रेशन से, मतलब मोर सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ, लेस सॉल्वेंट। भाई ये तो अपने को भी पता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसमें सॉल्वेंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसमें सॉल्वेंट कम है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स का फ्लो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, या फिर लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा, या फिर मोर सॉल्वेंट से किधर की तरफ होगा, लेस सॉल्वेंट की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब देखिए जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे तो यहां से ऊपर से क्या करेगा, प्रेशर लगेगा। भाई ये वाटर के मॉलिक्यूल जब इसमें आएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे, तो इस पे जो प्रेशर लगता है ये वाला, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको अपन दिखाते हैं किससे, पाई से। या फिर मैं इसको इसको अपन किससे दिखाते हैं, पाई से। ये जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, इसी को क्या नाम दिया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर अपन फाइनली बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रेशर जो वाटर के मॉलिक्यूल का जो फ्लो होता है उसको रोकता है। भाई ये प्रेशर एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है। किसमें, ऑस्मोसिस के दौरान। देखिए जैसे अपन मान लीजिए कोई बस में चढ़ रहे हैं, उसमें पहले से भीड़ भरी हुई है, तो जैसे ही आप उसके अंदर चढ़ोगे तो अंदर से जो भीड़ है वो क्या करेगी, आपको चढ़ने के लिए रोकेगी। एक तरीके से वो अंदर वाली भीड़ क्या करेगी, आपके ऊपर प्रेशर लगाएगी। बस वही काम यहाँ हो रहा है कि इसके अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल आएंगे तो इसमें से पहले से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे, एक तरीके से इसका वाटर मॉलिक्यूल का जो फ्लो है ना उसको स्टॉप करने का काम करेंगे। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो फाइनली ऑस्मोसिस देखो क्या हो गया, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस एसपीएम। एसपीएम बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और क्या लिखा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तीसरा लिखा है कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेंपरेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए दो सॉल्यूशन दे रखे ए और बी, उन दोनों का अगर प्रेशर दोनों का सेम है तो इसका और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर से किसको कैसे दिखाते हैं, पाई से। तो पाई ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई बी। तो
तो ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके आपस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब अपने पास अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन निकालना चाहिए तो क्या होगा, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होता है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। भाई अपने को भी पता है इसमें जितना कंसंट्रेशन होगी इस वाले इधर वाले सॉल्यूशन में वो उतना ही क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, इसलिए पाई प्रोपोर्शनल क्या होता है, सी। और पाई प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होता है। तो इन दोनों को अगर अपन साथ रखेंगे तो आ जाएगा पाई प्रोपोर्शनल सी टी। यहाँ प्रोपोर्शनल हटाने पर कॉन्स्टेंट आता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे सी क्या है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे अपन। तो पाई तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है, सी होती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को अपने को पता है किस किस में लिखते हैं, एन बाई वी से भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन को। आर अपना हो गया गैस कांस्टेंट, और टी क्या हो गया यहाँ पे, टेम्परेचर। तो इस तरीके से पाई बराबर सी आर टी का फॉर्मूला बन गया। फिर वापस वही बात कि अपने को फाइनली क्या चाहिए, अपने को तो ये चाहिए कि अगर अपन कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड इसके अंदर डाल रहे हैं तो उसका मोलर मास क्या होगा। तो अगर अपन यहाँ से मोलर मास का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहे तो देखो कैसे आएगा, अपन लिखेंगे पाई इक्वल्स टू सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी लिख दो, तो क्या हो जाएगा एन बाई वी इंटू आर टी। अब एन क्या होता है, मोल्स, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू क्या हो जाएगा आर टी बाई वी। तो देखिए फाइनली क्या आ गया, एम बी आ गया कि नहीं आ गया। तो एम बी का अगर अपन फॉर्मूला यहाँ निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो एम बी यहां से क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा आर टी बाई बी। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला लगा के अपन क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इस वाले फॉर्मूले से आप, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है तो आप सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये एमबी तो क्या आ गया, सॉल्यूट का मोलर मास आ गया, या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दूं मैं यहाँ। ये तो हो जाएगा अपने पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी अपने पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। पाई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, मैंने यहाँ बता दिया आपको। आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया। टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसको केल्विन में लेना है। और वी क्या हो गया, वॉल्यूम। तो इस तरीके से अगर आपको कोई फॉर्मूला, सॉरी कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले को रख के क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। एक नोट इंपॉर्टेंट बात करने वाली और होती है इसके अंदर, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह, ये इनका इनका मोलर मास जब निकालना होता है तो इन चार में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी मानी जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने का क्या, द मोलर मास ऑफ या मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन एटसेट्रा वगैरह। प्रोटीन, तो ये एक्स्ट्रा कुछ बात याद रखेंगे हम कि बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो आप कौन सा बताएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी के साथ अपना ये ऑस्मोटिक प्रेशर का भी जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसी के साथ अपने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2023 में, एट 27 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन containing 2.5 gram of solute in 250 ml of solution exert an osmotic pressure of 400 pascal, the molar mass of solute। तो अपने को क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो वही पीछे वाला फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला बताओ क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी। एन बाई वी को क्या लिखोगे, डब्ल्यू बाई वी
अपॉन एम बी इंटू क्या हो जाएगा आर टी बाई वी। तो अगर अपने को इन सब की चीज वैल्यू मिल जाए तो अपन एम बी निकाल सकते हैं यहाँ से वापस। तो देखो क्या क्या दे रखा है, इधर देखो क्वेश्चन को पढ़ने पे पता लगेगा क्या दे रखा है। 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी डब्ल्यू बी जो है वो अपने पास है 2.5 ग्राम इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है बी वो कितना दे रखा है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन एक्सर्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 400 पास्कल। जो पाई दे रखा है वो अपने को दे रखा है 400 पास्कल। पास्कल को अगर पास्कल में रखना चाहो तो पास्कल में भी रख सकते हो, या फिर अपन इसको एटीएम में चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। आपको पता है 1 एटीएम बराबर कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, हालांकि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी को इधर उधर चेंज करना हो तो। देखो अपने को क्या क्या मिल गया, अपने को पाई की वैल्यू मिल गई, डब्ल्यू भी मिल गया, आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल, ये दे रखा है आर की वैल्यू में 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू भी रख सकते हो। देखिए इसको पास्कल को अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, देखो बार में, क्योंकि जो आर की वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है बार में। तो ये भी ध्यान रखना आप। तो 1 एटीएम बराबर कितना होता है पास्कल, और 1 एटीएम में बार कितने होते हैं, वो होता है 1.013 बार। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जो वैल्यू इनकी दे रखी होती है वही आर की वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ से आर की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे 0.083। टेम्परेचर अपने पास कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम अपने को कितना दे रखा है 250 ml। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू रख के आराम से एमबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है निकालना, और फाइनली जो आंसर आएगा वो बताना। इसके बाद में देखो कोई क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी किसमें आया जेईई मेंस 2022 ऑनलाइन में आया। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय व सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.0 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ मोलर मास 60 किलोग्राम पर मोल इन 200 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज पास्कल। यानी अपने को पास्कल में निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना। अब की बार अपने को क्या चाहिए, पाई चाहिए। तो वही पिछली बार की तरह वही सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, पाई जी कुछ तो क्या होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी बाई बी। वापिस अपने को देखना पड़ेगा कि इसके अलावा ये सब चीजों की वैल्यू दे रखी है। सॉरी अब की बार क्या निकालना अपने को, पाई निकालना अब की बार, ये निकालना है पाई। तो अगर अपने को ये सब कुछ मिल जाए तो अपन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। 2.0 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी डब्ल्यू बी कितना है 2.0 ग्राम दे रखा है। प्रोटीन ऑफ मोलर मास इज 60 किलोग्राम पर मोल। मोलर मास जो इसका यानी जो एमबी है वो कितना है 60 किलोग्राम पर मोल। अब देखिए वापस मैंने आपको कितनी बार बताया, यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे अगर वेट आप ग्राम में ले रखे तो फिर मोलर मास भी आपको किसमें लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। तो इसको अपन 60 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम पर मोल ले लेंगे। ठीक है, आपने को क्या मिल गया, डब्ल्यू भी मिल गया, एम भी मिल गया, आर की वैल्यू दे ही रखी है, देखो 0.083 लीटर बार। यानी अब की बार जो पाई आएगा उसकी जो यूनिट आएगी वो किस में आ जाएगी, बार में आ जाएगी। ये ध्यान रखना। आर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम अपने को दे रखा है कितना 200 ml। तो ये वॉल्यूम हो गया 200 ml। तो एक बार फिर से ये सारी वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे और इसका आंसर निकालेंगे। फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा ये, और जो पाई आएगा वो किस में आएगा, बार में। अब देखो क्वेश्चन में हालांकि पास्कल में पूछा गया है तो पहले बार में आएगा, फिर बार को अपन पास्कल में बदल सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एटीएम पास्कल और बार में कैसे चेंज किया जाए। तो या तो आप क्या करें, पहले बार में आंसर निकाल के फिर पास्कल में चेंज कर ले, या फिर इसको पहले ही किस में चेंज कर सकते हैं, पास्कल में भी चेंज कर सकते हो। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखो, ये भी दे रखा है जेईई मेंस 2019 में। क्या कह रहा है ये, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। यानी WB जो दे रखा है, यूरिया अपने को दे रखा है 0.6 ग्राम इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना है, यानी ग्लूकोज के अंदर घुला हुआ है, तो WA जो है वो कितना है 1.8 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर।
एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, वही पाई निकालना, वापस वही बात है, बार बार वही बात आती है। तो पाई बराबर क्या होता है, वही एन अपॉन वी इंटू, या मैं इसको वापस वैसे लिखूं तो डब्ल्यू बी क्या लिखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम एंड, सॉरी देखो इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस है, क्या है इधर दोबारा देखो, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड डिसॉल्व 0.6 ग्राम यूरिया और 0.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी यूरिया और ग्लूकोज दोनों को आपस में मिलाया गया आपकी बार, इसमें इन 100 ml ऑफ वाटर में, पानी की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 ml। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, इन दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे आपकी बार, और दोनों के मोल निकालने के फिर बाद में जो फाइनली मोल आएगा वो जुड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पाई इक्वल्स टू एन बाई वी इंटू आर टी, तो अपन लिखते ही है, आया ना भाई, पाई बराबर क्या हो गया सी आर टी। तो अब की बार अपने को एन की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, देखो एन की वैल्यू कैसे आएगी, पहले इसका एन निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं एन ऑफ क्या निकालू, यूरिया निकालू, तो आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाई यूरिया का वेट कितना होता है अपने को पता 60 तो ये 0.1 आ जाएगा यहाँ, सॉरी 0.1 नहीं, ये 0.6 से इसको 0.01 आएगा ये कितना आ जाएगा भाई, 0.6 पॉइंट को हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 100, तो 0.01 आ जाएगा ये। इसी तरीके से इसके अकॉर्डिंग अगर अपन एन ऑफ क्या निकाले, ग्लूकोज निकाले, तो ग्लूकोज क्या आएगा 1.8 डिवाइड बाई ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे 100 आ जाएगा, वापस वही आ गया क्या 0.01। तो अब देखो टोटल मोल जो आएंगे वो इसका प्लस इसका होगा, यानी यहाँ पे जो मोल आप रखेंगे वो रखेंगे 0.01 प्लस 0.01, यानी टोटल मोल जो रखेंगे वो 0.02 मोल रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे आपके बात। तो मोल्स की वैल्यू क्या जाएगी 0.02, आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना 100 ml, और क्या चाहिए आर, आर अपने को दे रखा है 0.082, और अपने को टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब की बार यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे फिर अब की बार फाइनली जो आंसर आएगा वो पाएगा। और देखो इसमें किसके आर की वैल्यू दे रखी है, एटीएम में दे रखी है, तो आप इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा एटीएम। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही बची है, आप आराम से कर सकते हो। इसका थोड़ा सा ध्यान देना है कि कई बार अपने को पूछ लिया जाता है कि आंसर जो है वो बार में बताइए, पास्कल में बताइए, एटीएम में बताइए, तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में करेंगे तो कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये याद रखेंगे। 1 एटीएम में फिर से सुन लीजिए, 1 एटीएम में 1.013 बार होता है, 1 एटीएम में 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो अगर ये बात आपको पता रहेगी तो आप कोई सा भी सवाल बना सकते हो। तो इसी के साथ अपना ये ऑस्मोटिक प्रेशर का भी टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसमें देखो एक छोटा सा और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। ये वही आरओ होता है जो अपने घर पे लग रहा है, जो वाटर को प्यूरिफाई करने का काम आता है, जिसको वाटर प्यूरिफायर भी बोलते हैं अपन। आरओ किस टेक्निक पे काम करता है, क्या लिखा है, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड किया जाए सॉल्यूशन की साइड में, that the direction of osmosis can be reversed. Reverse osmosis used in desalination of water. देखिए अभी अपन पिछले में पढ़ के आए हैं कि इस तरीके से अपने पास एक सॉल्वेंट यहाँ था और सॉल्यूशन यहाँ था। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल जब इधर जा रहे हैं तो यहाँ से प्रेशर लग रहा है, इसको अपन ने क्या नाम दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लीजिए आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर यहाँ लगा दिया, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल तो फ्लो रुकेगा ही, साथ में इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होने इधर आने लग जाएंगे इधर, यानी उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दे, कौन सी साइड में, इधर सॉल्यूशन वाली साइड में, भाई पिछली बार की तरह ये सॉल्यूशन है और ये क्या है सॉल्वेंट। तो अगर मैं सॉल्यूशन की साइड में, यानी एक तरीके से मान लीजिए जो ज्यादा इम्प्योर है, एक तरीके से ज्यादा सॉल्टी वाटर है या जिसमें ज्यादा गंदगी है, उसमें अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो उसका जो साफ पानी है वो अपनी सॉल्वेंट की तरफ आने लग जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं आरओ। इसका यूज क्या होता है, ये डिसैलिनेशन ऑफ वाटर,
वाटर में जो भी सॉल्ट वगैरह है, कोई भी इम्प्योरिटीज है, उसको साफ करने के काम आता है। तो ये एक लास्ट और चीज ध्यान रखेंगे ऑस्मोसिस से रिलेटेड। तो इसी के साथ अपनी सारी ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। रामसर बायोलॉजी के नाम से आपको पता है अपना यूट्यूब पे चैनल है जिसपे अपने रेगुलर वीडियो आती है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की। तो जो भी नीट, सीयूईटी, जेई इसकी सबकी तैयारी कर रहा है उसके लिए बड़े फायदेमंद है। तो ये देखते रहिए आप। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बचा रहा है जिसका नाम है क्या, वांट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए लगभग अपन ने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अपन ने स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो कंसंट्रेशन पढ़ लिया, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के बाद में कंसंट्रेशन पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी पढ़ ली अपन ने, सॉल्युबिलिटी के बाद में अपन ने वेपर प्रेशर के बारे में बात कर ली, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, उसके बाद में अपने पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ गया, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स आ गया, उसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई 4, वो कर ली। अभी अपना जो फाइनल टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक जो है वो बच गया, क्या है, क्वांटम फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है ये देखो, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्या है देखो, व्हेन द सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, abnormal result for all colligative properties and molar masses are obtained. A molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molecular mass. देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूट लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर अपन किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालें तो कुछ सॉल्यूट तो क्या होते हैं वो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, मतलब घुल जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं उसके अंदर जाते ही टूट जाते हैं, यानी या तो डिसोसिएट हो जाए या फिर क्या हो, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना ले। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे जब सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाले जाते हैं तो जब उनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को या फिर उनके मोलर मास को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास या जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उससे डिफरेंट प्राप्त होती है। भाई कैसे डिफरेंट प्राप्त हुई, ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए आपने NaCl डाला या फिर KCl डाला, तो ये NaCl डालते ही क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी तरीके से KCl भी क्या, K प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए Al2SO4 3 डाल दिया आपने, तो ये भी क्या होगा, ऐसे टूट जाएगा, 3Al2 प्लस, सॉरी 2Al3 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो जैसे क्या किया था आपने, तो डाला था 1 मोल, अरे अपन तो कितना मोल डाल रहे हैं, 1 मोल, जबकि कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। या अपन ऐसे बात कर सकते हैं कि अपन ने तो एक मॉलिक्यूल डाला था जबकि उसमें तो कितने निकल गए, 2 आयन निकल गए। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस की संख्या ही चेंज हो जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होनी है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या मोलर मास होता है वो तो अलग प्राप्त होता है, और ऑब्जर्व्ड जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, अलग प्राप्त होता है। इसी को समझाने के लिए क्या दिया गया, वांट ऑफ फैक्टर। तो ये तो कौन से एग्जांपल हो गए डिसोसिएशन के। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर आपने जैसे एसिटिक एसिड को, किसको, एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डाल दिया, अगर आपने क्या किया, एसिटिक एसिड को किसमें डाल दिया, बेंजीन में डाल दिया, तो वो क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है, यानी दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए, ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया, क्या होता है फॉर्मूला एसिटिक एसिड का, CH3COH, और एक इस तरीके से अपन बना लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे इन दोनों के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लिए, ऐसे, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। और ये दो मॉलिक्यूल ने जब आपस में मिल गया तो इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोला जाता है, डाइमर। तो ये कौन सा केस हो गया, एसोसिएशन का। और ये केस किसका हो गया, डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने पे क्या हुआ, जैसे अपने को पता है एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 60। लेकिन जब उसके अंदर अपन बेंजीन के अंदर इसको फाइंड आउट करेंगे तो 60 प्लस 60 ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। तो
इस तरीके से अपने को जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास मिलेगा वो थ्योरेटिकल से क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो वॉन्ट फैक्टर अपने को क्या बताता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलिकुलर मास का नॉर्मल मोलिकुलर मास के जो रेशियो होता है उसी को क्या कौन बताता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को देखो किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है आई, तो आई बराबर क्या हो गया, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल का मतलब अपन ऑब्जर्व्ड भी बोल सकते हैं, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कौन सी हो जाएगी, थ्योरेटिकल। तो ये अपन ध्यान रख सकते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या हो गया, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको एक बार फाइनली और समझ सकते हैं अपन, जैसे देखिए मान लीजिए अपन ने क्या डाला, NaCl डाला, तो इसके कितने आयंस बन गए, 2 आयंस बन गए, Na+Cl-। तो जब अपन ने ऑब्जर्व किया तब तो कितने आयन आए, 2, और अपन ने जब डाला था तो कितना आयन डाला था, 1 डाला था, तो 2/1 यही क्या आ गया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आ गई, यानी इसके लिए आई कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं कि डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है वो ऊपर, और उसके पहले जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो इसको अपन कैसे दिखा सकते हैं, आई से दिखा सकते हैं। इसके अलावा अपने को पता है, देखो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, अपन ने जो भी फॉर्मूले बनाए उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के हमेशा क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को मोलर मास के रेस्पेक्ट में रखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, ये आपका जो एबनॉर्मल है वो नीचे आ जाएगा, नॉर्मल का चला जाएगा ऊपर। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे कि इसका क्या मतलब हो गया। तो अगर आपको क्वालिटेटिव के रेफरेंस में लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, और अगर मोलर मास के रेफरेंस में लिखना चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी सॉल्वेंट में डालने के बाद में सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर लिखे जाएंगे और पहले वाले नीचे लिखे जाएंगे। और मोलर मास जो होता है उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो नॉर्मल मोलर मास ऊपर आ जाएगा और एबनॉर्मल मोलर मास नीचे आ जाएगा। वही एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड वाला, और नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, थ्योरेटिकल वाला। ऑब्जर्व को अपन क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। तो अगर अपन आई लें, यानी अपन कुछ ऐसे सॉल्यूट लें जो डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं, तो उसके लिए अपने को फिर बाद में जो अपने सारे फॉर्मूले होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी अपने पास जो फॉर्मूले बन जाएंगे वो किस तरीके से बन जाएंगे, देखो ऐसे बन जाएंगे। जैसे RLVP का नया फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, RLVP क्या होती है, P नोट ए माइनस पी एस अपॉन P नोट ए होता है, इज टू क्या होता है, XB। तो XB को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से। इसी तरीके से अपने पास जो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, KBM। तो ये KB किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I से। उसी तरीके से डेल्टा TF जो है उसका फॉर्मूला होता है KFM। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I से। और पाई का फॉर्मूला क्या होता है, CRT। तो इस CRT को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से। तो इस तरीके से अपने ये फॉर्मूले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। अब अगर अपने पास मान लीजिए ऐसा सोल्यूट है जो कंप्लीटली ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, तब तो अपने को आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन वहां से पहले आई की वैल्यू निकालेंगे और बाद में यहाँ पे फॉर्मूला रख के अपन इसको निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल, अब एबनॉर्मल मतलब ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। तो अपन यहाँ क्या ले सकते हैं, अपन क्या, RLVP। RLP बोले तो P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए।
ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्जर्व वाला, यानी ऑब्जर्व डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये कौन सा हो जाएगा, थ्योरेटिकल वाला। इसी तरीके से मान लीजिए अपने को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखना है तो डेल्टा टीबी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। ये तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्जर्व वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, थ्योरेटिकल वाला। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ को चेंज करना है तो डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। ये ऑब्जर्व वाला हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, थ्योरेटिकल वाला। और इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रेशियो हो जाएगा, पाई अपॉन, यानी ऑब्जर्व पाई अपॉन थ्योरेटिकल पाई। तो मान लीजिए आपको इस तरीके से कुछ दे रखा है तो अपन वहां से भी क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। तो इसमें एक लास्ट और सुन लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल में या किसी कोई सोल्यूट क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, आई जो होगा भाई ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो आई की वैल्यू जाएगी वो ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरीके से एसोसिएशन के अंदर क्या होगा, जो आई की वैल्यू आएगी वो लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन हो रहा है, यानी ना तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, ना क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहे हैं, तो उस केस में आई बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बात भी अपन ध्यान रखेंगे। यहां से कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होगी। तो डिसोसिएशन के केस में आई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एसोसिएशन के केस में आई लेस देन 1 हो जाएगा। और जब कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगा, जैसे ग्लूकोज डाल रहे हो आप, यूरिया डाल रहे हो, तो वहां पे कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता, तो उन सब के लिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। तो ये अपन फाइनल बात याद रखेंगे अपनी। तो इस हिसाब से हो गया अपना। अब आगे देखो कुछ और बच गया। तो एक चीज और देखो फाइनली, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन जो है उसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है। ऐसे बोला गया है कि एक सोल्यूट को जब इस सॉल्वेंट में डाला गया तो इतनी परसेंट ये डिसोसिएट हो गया, ये इतनी परसेंट एसोसिएट हो गया। तो वहां उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होगी, अल्फा मान लेते हैं, उसका आई के बीच में अपन क्या निकालना चाहते हैं, रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड आई। आई मतलब आयोटा पॉइंट ऑफ फैक्टर। तो ये आप याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे अल्फा तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई क्या हो गया, पॉइंट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, डिसोसिएट मोल्स, डिसोसिएट मोल्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस है, जितने मोल्स डिसोसिएट होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। जैसे एन के लिए मान लीजिए NaCl, NaCl की बात करें तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप AlCl3 के लिए बात करोगे तो n बराबर क्या आ जाएगा भाई, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से एक फेवरेट एग्जाम्पल आता है K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 6 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा K4FeCN6। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 4 तो ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एक पूरा ही है। तो इसके लिए जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। इसी तरीके से मान लीजिए Al2SO4 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, 2 तो ये 3 ही है, तो इसके लिए n क्या हो जाएगा, 5। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया रिलेशन किसमें, डिसोसिएशन और आई के बीच में। अब मान लीजिए कोई सॉल्यूट, जैसे कि अपन को पता है बेंजोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है, वो बेंजीन में जाके क्या हो जाता है, डाइमर बना लेता है। तो अगर उसमें अगर अपन रिलेशन की बात करें, यानी अगर अपन रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब की बार अपन एसोसिएशन लेते हैं, एंड या इसको क्या मान लेते हैं, एसोसिएशन को भी अल्फा ही मान लेते हैं, एंड आई के बीच में अगर अपन रिलेशन देखना चाहें तो ये क्या रिलेशन होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल इसकी तरह ही है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन की जगह आ जाता है 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये ज्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों को याद रखेंगे आप।
तो इस तरीके से आप, अगर आपको कोई जैसे इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई क्या आईटा, यहाँ पे एन क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एसोसिएट मॉलिक्यूल्स। तो अगर मान लीजिए डाइमर बन रहा है तो एन बराबर यहाँ क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। प्राइमर बन रहा है तो एन बराबर क्या लिया जाएगा, 3 बन रहा है। एसोसिएशन के केस मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर से देख लीजिए, या तो बेंजोइक एसिड हो या फिर एसिटिक एसिड हो, इन दोनों को जब भी बेंजीन में डाला जाएगा, किसमें डाला जाएगा, बेंजीन में, तो ये क्या बना लेंगे, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा लिखा है कि एसिटिक एसिड बेंजीन में डाला गया है, एसिटिक बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला गया है, तो वहां पे डाइमर बनेगा, और डाइमर के लिए आप एन बराबर ऑलवेज कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो इस तरीके से आपको अल्फा निकालने के बाद में आई निकाल लिया जाएगा, और आई की वैल्यू वहां पुट के अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये आप फाइनली ध्यान रखेंगे। देखते कोई 1-2 क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है, 20% ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट। अब देखो आ गया ना, देखो 20% एसिटिक एसिड जो है डिसोसिएशन है, मतलब इसके लिए अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20%। 20% बराबर क्या हो गया, 20% का मतलब क्या है, 0.2 मान लो। व्हेन 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर, 500 ग्राम यानी WB कितना हो गया, 5 ग्राम। वाटर का वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना, 500, यानी V कितना आ गया, 500 ml। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सच वाटर इज, यानी अपने को क्या निकालना है, डेल्टा TF। डेल्टा TF निकालना है भाई, कितना डिप्रेशन हो गया। इसके लिए अपने को क्या दे रखा है, KF ऑफ वाटर दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86। तो क्या नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकल जाएगा ये तो भाई। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे अब की बार, देखो तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला, क्या निकालना है अपने को, KF निकालना है। तो KF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF, सॉरी KF डेल्टा TF निकालना है, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला है डेल्टा TF KF इंटू WB अपॉन MB। यहाँ कैपिटल W और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ग्राम में अगर दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेन 2023 का सवाल है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन का केस आ गया, तो जब भी डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस आएगा तो क्या निकालेंगे, आप आई निकालेंगे। अब देखिए अपने को आई तो इसमें दे ही नहीं रखा कहीं पे, तो फिर यहाँ पे आई कैसे पुट करें, तो अब पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, पहले अपन आई निकालेंगे। यहाँ आई किससे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, अल्फा बराबर से I-1 अपॉन n-1। तो अगर आई निकालना है तो अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 0.2 या 0.2 इज इक्वल टू I-1 अपॉन n, कितना है, एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, यहाँ दिखाएं तो अपन CH3COH जो होगा वो क्या होगा, एक वीक एसिड है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आपको पता ही। तो CH3CO माइनस और H प्लस, यानी n बराबर कितना आ गया, देखो 2 आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 - 1, 2 में से 1 चला गया, 1 बच गया, तो ये नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 0.2 + 1, यानी कितना आ गया, 1.2। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पुट कर देनी है। तो फाइनली डेल्टा TF अपने को निकालना है, आई की जगह क्या रख दो, 1.2 रख दो। WB कितना दे रखा है, 5 ग्राम, इंटू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, MB। सॉरी KF की वैल्यू रखो पहले, तो KF की वैल्यू कितनी है, 1.86, तो 1.86 भी रख दो यहाँ, डिवाइड बाई क्या होगा, MB देखो कितना है, एसिटिक एसिड का MB कितना होता है भाई, MB ऑफ एसिटिक एसिड निकालें या M ऑफ एसिटिक एसिड निकालें आप, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। निकाल के भी देख सकते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 24 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो गया, 32, तो 32 + 4 36, और ये कितना हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो MB की जगह मैं ये लिखूंगा 60, और कैपिटल W कितना दे रखा है अपने को, 500 ml ऑफ वाटर दे रखा है। देखो वापस अपने को वेट नहीं दे रखा वाटर का, लेकिन अपने को पता है कि वाटर की जो डेंसिटी थी वो 1 ग्राम पर ml होती है, इसलिए जितना इसका वॉल्यूम है वही उसके वेट के बराबर होगा, तो 500 ग्राम आ जाएगा यहाँ। तब इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं आराम से, 500 से ही चला जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 12
इंटू 1.86 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 60, ये 5 से कट जाएगा 5, और ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.186/100 लिखें अगर आप, तो ये नीचे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 186/500। तो अपने को चाहिए भी किसमें, देखो 10⁻³ डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो यहाँ पे जो भी फाइनली वैल्यू आएगी उसके आगे अपन लगा सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, और जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो कोई सवाल है तो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, देखो ये वापस आ गया, नाम से पता लग रहा है कि क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। तो बेंजोइक एसिड इन बेंजीन में क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है, तो n बराबर नहीं है तो 2 ले लेना, आगे काम आएगा। W ऑफ द एसिटिक एसिड, W ऑफ द एसिटिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड, dissolved in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 2 Kelvin if the percentage association of the acid to form dimer in the solution is 80, then W is, अब की बार वापस क्या पूछा गया है अपने को, क्या क्या दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। तो जब भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात आएगी तो अपने को तो एक फॉर्मूला याद आता है, क्या, TF इज टू आई KF इंटू WB/MB, कैपिटल W ग्राम में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000। तो अगर अपने को ये सब कुछ मिल जाए तो अपने को फाइनली क्या चाहिए, कैपिटल W चाहिए, मतलब ये चाहिए एक तरीके से। यहाँ पे ये कैपिटल W जो है वो मास ऑफ, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये ध्यान रखना आप। कभी ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपन ने जो फॉर्मूले में कैपिटल W लिखा है वो यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे जो W है एसिड का वो इसमें डिजोल्व किया जा रहा है, देखो लिखा है W ऑफ द एसिड डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी यहाँ पे जो कैपिटल W है वो WB की जगह है। तो अगर अपने को ये सब चीजें मिल जाए तो अपन ने आराम से वो निकाल सकते हैं। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले डेल्टा TF की बात करें तो 2 केल्विन दे रखा है, और क्या चाहिए, KF की वैल्यू दे रखी है, KF की वैल्यू कितने दे रखी है, 5 केल्विन दे रखा है, 5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसी तरीके से और अपने को क्या दे रखा है, MB बेंजोइक एसिड का MB निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो दे रखा है देखो 122 ग्राम पर मोल, नहीं भी दे रखा हो तो अपन निकाल सकते थे। बेंजोइक एसिड क्या होता है, इस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, COH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इसमें कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गए 7, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना है 2। तो इस तरीके से इसका मोलर मास निकालोगे तो यही आएगा फाइनली। देखिए ये मिल गया अपने को, ये मिल गया, ये मिल गया कैपिटल W, ये 30 ग्राम कैपिटल W हो गया। कैपिटल W का मतलब यहाँ पे अपन है WA, वो कितना है 30 ग्राम। अब फाइनली क्या चाहिए अपने को, I और चाहिए, अगर I मिल जाए तो अपन यहाँ से कैपिटल W की, सॉरी इसकी WB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए I कैसे निकालोगे आप, इसमें लिखा हुआ है कि परसेंटेज एसोसिएशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 80, यानी वही फॉर्मूला लगाएंगे I निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मूला, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और I के बीच में जो रिलेशन मैंने बताया था वो वाला, यानी अल्फा बराबर I-1/1/n-1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा की जगह तो कितना रख देंगे, 80/100 रख सकते हो, या 0.80 रख दो, I-1, I निकल ही जाएगा यहाँ से। n की वैल्यू जो आएगी मैंने बताया था डाइमर के लिए कितनी आ जाएगी, -1। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, I, और वो I की वैल्यू यहाँ पुट करके, और ये सारा डाटा पुट करके आप क्या निकालेंगे, डेल्टा TF निकाल लेंगे। तो ये होमवर्क है। मैंने सुना है आपके गणित जो है, मैथ्स जो है, मैथ्स के चर्चे दूर दूर तक है, तो आप यहाँ से आराम से डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल। तो एक सवाल और अपने पास, इसको आप निकालेंगे घर से, होमवर्क करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, मैथ्स 2021 में आया हुआ है। तो इस तरीके से अपन, ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ये अपना जो चैप्टर है सॉल्यूशन वो आज कंप्लीट कर लिया अपन ने। इसमें लगभग अपन ने कितनी स्लाइड्स पढ़ ली, देखो लगभग 104 स्लाइड के साथ अपन ने ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने आपके जितने भी कंसेप्ट थे, फॉर्मूले थे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, जेई के क्वेश्चंस वगैरह है, कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वो मैंने सारे आपको करवाए हैं।
तो अगर आपको इसको अच्छे से तैयार करना है इस चैप्टर को, तो अपने लेक्चर नंबर 1 से इसको स्टार्ट कीजिए, और थ्योरी और न्यूमेरिकल करने के बाद में, यानी या फॉर्मूले वगैरह देखने के बाद में इसको पूरा अच्छे से एक बार दोबारा पढ़िए, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है या फिर और कोई पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस है उसको निकालिए। उसके बाद में आपका ये पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ ही अपना एक चैप्टर जो है सॉल्यूशन, बड़ा सा चैप्टर, उसको अपन ने खत्म कर लिया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अपन ने आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, तो एक नए चैप्टर के साथ फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और पढ़िए। थैंक यू।